Hello, my friends. I am Dr. Arun Swami, Physiology faculty, or today we are going to talk about the tips and trick session for upcoming FMG July 2025. इस सेशन में अपन बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने को टाइम मैनेज करना है और कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो जनरली अपन लोग करते हैं और उनको अपने को कैसे अवॉइड करना है। शुरुआत करते हैं इस टिप्स और ट्रिक सेशन की। स्टार्ट करेंगे एक जनरल कोट से जो मैं मेरी हर क्लास के अंदर आप लोगों से भी कहता हूं कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू विल बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आज से अपने आप पे आपको बिलीव दिखाना है कि यस यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट डिवीजन। बेसिकली सारे 19 सब्जेक्ट्स को I divided broadly into the three categories. इसमें the first categories that is present over here, that is your score building subjects. These score building subjects are consisting, that is your anatomy, physio, biochem, pathology, microbiology, pharmacology, pediatrics, ophthalmology and ENT. Number second division, that is the score maintaining subjects that consist medicine, surgery, PSM and gynecology. And then the score deciding subjects, these are your psychiatry, FSM, derma, radio, anesthesia and orthopedics. Generally guys, आप सब लोग जब भी पढ़ते हैं तो आप लोगों का एम क्या है? आप लोगों का एम है कि अपने को कितने नंबर लेके आने हैं? 150 आउट ऑफ 300. Now what happens, mainly the students हैं, majority of students always focus on this score maintaining subjects. Yes or no? ऐसा ही होता है और आप लोग हमेशा मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम और गाइनो के ऊपर आप ज्यादा वेटेज देते हैं। अगर अपन बात करें इन सारे सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज अकॉर्डिंग टू द एनबी ब्लूप्रिंट, तो अपन देखेंगे जो मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम और गाइनो हैं, इनके कितने कितने एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, medicine consisting 33 MCQs, surgery 32, PSM 30 and gynecology 30. If you will calculate all these weightage or all these MCQs, you will find they are having total 125 MCQ in your examination. कितने में से? 4 सब्जेक्ट में से। बट जो स्कोर बिल्डिंग सब्जेक्ट्स हैं इनके वेटेज क्या कह रहे हैं? एनाटॉमी का जो वेटेज है दैट इज 17, फिजियोलॉजी 17, बायोकेमिस्ट्री 17, पैथोलॉजी 13, माइक्रो 13, फार्मा 13, पीडिया 15, ophthalmo 15 and ENT 15. If you will calculate all this, it will come around 135 MCQ. Now the third category, that is the score deciding subjects. तो जो स्कोर डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स हैं ये हैं आपके सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स। स्टार्ट फ्रॉम द साइकेट्री। साइकेट्री का जो वेटेज होता है दैट इज 5 MCQ, FSM consisting 10, derma 5, radio, there are 2 modules are there in radio, radiotherapy and radio diagnosis. Combinedly both are having 10 MCQs, anesthesia 5 and orthopedics 5. If you will see all of this part, you will find they are having total 40 MCQ from this score deciding subjects. तो देखिए, अगर अपन बात करें आप सब लोगों की, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? मेजॉरिटी स्टूडेंट हमेशा फोकस कर रहा है ऑन दिस स्कोर मेंटेनिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसको क्या लगता है कि हमेशा 33, 32, 30 एंड 30 अगर मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ के चले जाऊं तो मेरा 125 MCQ प्रिपेयर हो गया। गाइस दे ऑल आर मेजर सब्जेक्ट्स। आप अगर 125 MCQ की प्रिपरेशन करके जाएंगे गाइस, यू विल नेवर गेट 125 to 125। आप इन सब्जेक्ट्स को चाहे कितना भी प्रिपेयर कर जाएं, बट max to max you will able to gain around 80% MCQ right from this all score maintaining subjects. स्कोर बिल्डिंग सब्जेक्ट्स को हमेशा बच्चे क्या करते हैं? स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट दीज स्कोर बिल्डिंग सब्जेक्ट्स दे आर ऑल आर बेसिक सब्जेक्ट्स। आपको इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है इन आने वाले दिनों में। ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स के प्रिपेयर्ड हैं, बट स्कोर बिल्डिंग सब्जेक्ट्स मेजोरिटी स्टूडेंट्स के स्किप हैं। और इन पार्ट को कोई बच्चे ने क्या पढ़ रखा है, कोई किसी ने क्या पढ़ रखा है। तो गाइस मैं आप सब लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है, अगर इस एग्जाम को फोड़ना है, तो स्कोर बिल्डिंग सब्जेक्ट शुड बी कंप्लीट, शुड बी फिनिश बिफोर द एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं स्कोर डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स की। स्कोर डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स ये आपका डिसाइड करते हैं कि आपके एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट वो हैं
जो आप बड़े ही कम समय के अंदर और कई बार रिवीजन करके आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इनसे आप 40 नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको 200 पार जाना है, आपको तीनों कैटेगरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि मेरे पास अब टाइम कम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गाइस एटलीस्ट आपको ये 2 कैटेगरी तो पूरी पढ़ के ही जानी है। Okay guys, so I hope this section or this division is going to be very helpful for all of you guys. Now, talking about the general mistakes which actually done by the most of the student. Number 1, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग मेनली कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, स्कोर मेंटेनिंग सब्जेक्ट, दैट इज मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम एंड गाइनी। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट को स्किप करते हैं, स्कोर बिल्डिंग सब्जेक्ट। जितने भी बेसिक सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट थे वो अपन ने वहां पढ़े नहीं और अपन ने उन सब्जेक्ट को स्किप कर दिया। एंड वी नेवर फोकस ऑन द स्मॉल सब्जेक्ट दैट इज एक्चुअली द स्कोर डिसाइडिंग सब्जेक्ट। सो आज से आपको ये वो जनरल मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं और किस तरीके से आपको वेटेज उनको देखना है, किस तरीके से आपको दिमाग को समझाना है, आपको वो चीज अपने आप से पूछनी है और इसी तरीके से आपको ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाने हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के अंदर सबसे पहले मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं और जो अपन ने सीएनएस में भी बार बार पढ़ी थी कि ऑलवेज डू द रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। रिवाइज इज की टू सक्सेस। तो चाहे आप कम कंटेंट को पढ़ो, लेकिन जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको रिवाइज बार बार करो, तभी वो एग्जाम वाले दिन काम आएगा। लेकिन अगर अभी आप ज्यादा कंटेंट को पढ़ गए और उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो बेटा जो भी सब्जेक्ट, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम वाले दिन आपको उतना याद नहीं रहेगा और वो सारा आपका एफर्ट जीरो हो जाएगा। सो ऑलवेज नंबर 1 प्लान दैट इज स्टडी लेस बट ऑलवेज रिवाइज मोर अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट पार्ट, your examination is MCQ based examination, so daily practice for the MCQs। जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको आप किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से आप देख सकते हैं, बट ऑलवेज मेक ए हैबिट टिल द एग्जामिनेशन यू हैव टू डू डेली MCQ प्रैक्टिस। नंबर 3, डोंट फोकस ऑन द स्कोर। जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, जब भी कोई जीटी दे रहे हैं, जब भी कोई मॉक दे रहे हैं, नेवर एवर फोकस ऑन द स्कोर, ऑलवेज फोकस ऑन द मिस्टेक्स कि आपने क्या मिस्टेक्स वहां करी है और उन मिस्टेक्स को आपको सीखना है ताकि वो मिस्टेक्स आपके एग्जाम वाले दिन ना होए, उन्हीं से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुप डिस्कशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक्स कि वो खुद से ही अपने आप से पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बेकार है या वो गलत है, लेकिन द वन थिंग आई वुड लाइक टू से, इफ यू विल डू द ग्रुप डिस्कशन गाइस, द थिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेल और वेरी इजीली इज गोइंग टू बी रिमेंबर फॉर यू। तो आप आज से ग्रुप डिस्कशन की एक हैबिट डालेंगे, वो चाहे कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर, एनीबॉडी, बट आज से आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और वो पार्ट जो आप पढ़ के आए हैं अगर आप बार बार पूछेंगे एक दूसरे से तो आपको जल्दी याद होगा। नेक्स्ट पार्ट, ऑलवेज कीप इन टच विद द मेंटर। जो भी मेंटर आपका हो, चाहे वो फैमिली मेंबर, चाहे वो आपका फ्रेंड, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर और एनी फैकल्टी और एनी टीचर, ऑलवेज कीप इन टच विद द मेंटर, ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस द थिंग्स विद देम, ताकि जो भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो सारी के सारी सिली मिस्टेक्स वो आपको आइडेंटिफाई करवा पाए और आप उन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करके अपने आप को और बेहतर बना पाए। एंड देन इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आस्क डाउट ऑलवेज। कोई भी डाउट अगर दिमाग में आ रहा है उसको दिमाग में नहीं रखना है, आपको वो डाउट लगातार अपने मेंटर से पूछना है कि सर और भाई और बहन जो भी आपसे, जो भी आपके मेंटर हैं, उनसे आपको हमेशा उस डाउट को क्लियर करना है। ऐसा ना हो कि कोई डाउट आपके दिमाग में आया और वो डाउट एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन बन के आ गया और वो डाउट से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। जो भी आपके डाउट दिमाग में आ रहे हैं आप उसको लगातार पूछ सकते हैं। राइट नाउ द डेली शेड्यूल प्लान फॉर द स्टडी, कि अब अपने को कैसे पढ़ना है। देखिए, ये जो प्लान ऑफ स्टडी है ये मैंने बहुत सोच के और प्रैक्टिकली वे के अंदर सोचा है, जो बेसिकली अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं उस चीज पे कैसे फोकस करता और मेरा स्टडी आवर्स क्या होते। तो व्हाट आई डन, द टोटल स्टडी आवर्स पूरे 24 आवर्स के अंदर से वो मैंने रखे हैं 10.5 आवर्स पर डे। In this, you have to study 7.5 hours the major subject and 3 hours for the minor subjects. The एक मिस्टेक्स जो हमेशा स्टूडेंट करते हैं और वो करते हैं कि they always study the major subjects full day। आपको रोजाना सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है,
यू हैव टू स्टडी विद द रेशो ऑफ 3:1, यानी कि 3 घंटे मेजर, 1 घंटे माइनर। क्योंकि देखिए बेटा, अगर आपको मैं ब्रेकफास्ट के अंदर पे सेम खाना, लंच में सेम खाना और अगर डिनर में सेम खाना दो, तो आपको डिनर में वो खाना पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली द ब्रेन हैबिट। जब आप ब्रेन को कोई भी चीज बदल बदल के देते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ब्रेन। तो आपको भी इस ब्रेन को कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर आप एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो, योर ब्रेन विल गेट स्टक एंड इट विल बिकम सैचुरेटेड। तो आप इसको जब बदल बदल के चीजें दोगे तो योर ब्रेन विल कैच ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली एंड थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। नाउ डेली जो शेड्यूल आपको प्लान करना है, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दिस माई शेड्यूलिंग प्लान, एंड you have to get up at around 6:30 a.m. in the morning till 9 a.m. You have time to get up and ready, all do the worships, what are the refreshment you want to do, everything you can do between this time period. Then from 9 a.m. to 12 p.m. start with the major subjects, whether you are at home, whether you are at the PGs or at your own house or you're the flat, anywhere wherever you are, or joining the library. Start from the 9 a.m. and study for 3 hours the major subjects. Take the 15-minute break at 12 p.m. and then start from 12:15 to 1:15 the minor subjects. Then take 45-minute lunch break. Then again start at from 2 to 4:30 for the major subjects. After that take a again 15-minute break और उसके बाद आपको वापस स्टार्ट करना है for 1 hour the minor subjects. Again take the 15-minute break and then from 6 to 8 p.m. major subjects and from 8 to 9 p.m. minor subjects. Now take the 1 hour break. In this time period you can do the dinner, you can do the refresh, and whatever you want to do you can do this part. And then from 10 to 11 do the MCQ practice. जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके MCQ सॉल्व करिए, चाहे किसी भी सोर्स से करें, लेकिन MCQ बिना करे अपने को सोना नहीं है। And then also whatever sticky notes you have been placed at your bedside, try to see them, try to mug up them and try to revise them as much as possible. And then around 11 p.m. you can go for the sleep. Again you have a very good sleep for the 7.5 hours, or you can say around the 7 hours, that is again you will get up at 6:30 in the morning. तो ये जो टाइम पीरियड है, ये बेसिकली जो मैंने डिजाइन करा है, ये डिजाइन करा है फॉर सीइंग फॉर द एग्जाम डे एज वेल। आपका जो एग्जामिनेशन डे होता है, द एग्जाम विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग अगेन फ्रॉम द 9 a.m. Then it lasts for the 11:30 p.m. and in the first session all the time students will have more concentration, student will have more stress period because first session में बहुत सारे दिमाग में डाउट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली अभी अपन इस पूरे ब्रेन को प्लान ही ऐसा कर रहे हैं कि अपने को एग्जाम वाले दिन ऐसा ना लगे कि कहीं अपन इस टाइम के अंदर कुछ और करा करते थे लेकिन अभी अपने को इस एग्जाम को सॉल्व करना पड़ रहा है। So this is how basically I designed this scheduling plan according to that examination day as well. और जो सेकंड सेशन आपका एग्जाम में स्टार्ट होता है, this second session starts from 2 p.m. और 4:30 पे एंड होता है। तो अगेन अगर आप इस पूरे 2 महीने के अंदर अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ब्रेन एक हैबिट रखेगा और एग्जाम वाले दिन भी वो आपको 2 बजे ट्रिगर देगा कि दिस इज द स्टडी टाइम, और आपका ब्रेन उस एग्जाम वाले दिन पे टायर्ड नहीं होएगा। And definitely if your brain is not going to be tired, your brain will have more capability to solve the MCQs guys. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये होने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो this is going to be very big for your exam, and these small things can change the result and can make you more success person in your life. So guys, I hope ये जो पूरा शेड्यूलिंग प्लान थी, व्हाट आर द जनरल मिस्टेक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप ये सारी चीजों को ढंग से फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आई होप you will get success in your upcoming FMG examination. So thanks for watching this videos. Basically this video I designed for all the FMG aspirants and remaining all the medical aspirants. So if you like it, please comment and share this video. Thank you very much.